हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 और बिहार बोर्ड के लिए सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर। मैं आजादी सर आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदना और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी प्यारे साथियों को, सभी नन्हे मुन्ने सभी आप साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो, आप लोग का 2025 काफी आप लोगों के लिए सफलता भरा रहा हो। तो दोस्तों, यह हम लोग की आज की क्लास जो होनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम लोग 7 ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में, यानी बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है वहां पर भी आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के 12th के एग्जाम को देखते हुए। आप 11th में है तो आपके 11th में अगली बार आपको 12th में आएगा, 12th में होते हैं तो 12th में तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग 7 ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो चलिए हम लोग अब एक बार तेजी से देखते हैं, अपने क्लास की बात करते हैं। दोस्तों, 7 ऐसे टॉपिक की हम चर्चा आपसे करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे, यानी कि 7 ऐसे टॉपिक, ठीक है। 7 टॉपिक ऐसे होंगे जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके डायरेक्ट देखिएगा आपके क्या करते हैं, यह सभी टॉपिक आपके 12th में लड़ जाते हैं। हम लोग देखिए, जब हमारे 11th की बुक की बात कर रहे होते हैं, एक बुक होती है जिसमें हम लोग संविधान के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। और यकीन मानिए बेटा कि जो संविधान वाला पार्ट होता है, ये संविधान वाला पार्ट आपके 12th में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा 7 टॉपिक को हम लेकर आए हैं आपके सामने, जो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की हम बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक की बात कर लेंगे, जो टॉपिक होगी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो हो जाएगी आपकी संविधान सभा की बात हो जाएगी, ठीक है बेटा। क्या होगी? एक होगी आपकी संविधान सभा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो अब उसके बाद जो हो जाएगी, एक अगली टॉपिक होती है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, वह हो जाती है बेटा आपकी प्रस्तावना। क्या हो जाती है? प्रस्तावना। और एक हम उसके बाद टॉपिक की बात कर रहे होंगे जो आपके लिए आ जाएगी नागरिकता, ठीक है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाती है, चौथी टॉपिक हो जाती है मौलिक अधिकार। क्या होती है भैया? मौलिक अधिकार। और उसके साथ ही साथ बेटा हम आपसे बात कर रहे होंगे, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो एक हो जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहेंगे सर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जी भैया हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाता है, ठीक है। एक टॉपिक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। और छठी की बात हम करते हैं बेटा, तो छठी जो हो जाती है ये राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। और उसके बाद जब 7वीं टॉपिक की हम बात करेंगे तो यह संसद की बात हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपके 11th में तो आएगा ही आएगा भाई। ये 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बातें आपको कर रहे हैं, ठीक है भैया। आप कहेंगे कि सर 11th और 12th दोनों कैसे? तो हाँ बाबू, यह आप देखेंगे रिसेंटली आपके 11th और 12th में दोनों जगह से यहां से क्वेश्चन बन रहा है, दोनों आपके एग्जाम में। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहां पर कवर करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं अपने संविधान सभा की बेटा, ठीक है ना। हम बात कर रहे होते हैं अपने संविधान सभा की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर जब हम अपने संविधान सभा की बात करेंगे तो संविधान सभा से चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है संविधान सभा। देखिए संविधान सभा क्या होती है? तो संविधान सभा जो होती है, संविधान के निर्माण करने की एक संस्था होती है। क्या होती है? किसी भी देश के संविधान के निर्माण करने की एक संस्था होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे संविधान सभा कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर देखेंगे जब संविधान सभा की हम बात करेंगे तो संविधान सभा में आप प्रमुख तौर पर यह देखेंगे कि यानी कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा होता है तो वहां पर संविधान सभा में कुछ बातें होती हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी यह कब हुई थी, ठीक है। यानी कि संविधान को निर्माण करने के लिए पहली बैठक वह कब होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बन जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में यहीं से बन जाता है। तो कहेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह हो जाती है 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। कब हो जाती है? 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। तो जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है तो इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? होता है ना कि भाई जब बैठक होगी तो उस बैठक की अध्यक्षता तो कोई ना कोई करेगा ही करेगा। तो जो बैठक होगी तो बैठक की जो अध्यक्षता होती है,
तो यहां पर हम लोग जब बात करते हैं कि जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक जो होती है ये कब होती है, तो 9 दिसंबर को हो जाती है। ठीक है, कब होती है, तो कह देते हैं कि 9 दिसंबर को हो जाती है। अब इस पहली बैठक की जब बात हो रही होती है, जब 9 दिसंबर को होती है 1946 को, तो इस दिन देखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया जाता है, यह अस्थायी जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, तो कह देंगे कि अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। सॉरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं, तो आप कहेंगे कि सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाता है, तो कहेंगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाते हैं। बट उसके बाद 2 दिन बाद जो अगली एक बैठक होती है उस बैठक में कौन होते हैं, तो जो उसके बाद की जो बैठक होती है उसकी अगर हम बात करते हैं, दूसरी बैठक होती है, तो आप कहते हैं कि 11 दिसंबर को हो जाती है। कब? 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वह कौन बन जाते हैं बेटा, तो आप कह देते हैं कि इस दिन अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं, इस दिन जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, तो आप कह देते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। यह बात क्लियर हो गई आप लोगों को। संविधान सभा के बारे में कुछ बेसिक सी बात है जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई। आप कहेंगे यस सर यहां तक हमारी बात एकदम क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात यह होती है कि 13 दिसंबर की बात कर लेते हैं। कब बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 के दिन क्या हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 के दिन क्या हुआ था, अगर इस दिन अगर हम बात करते हैं तो यह दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कहेंगे कि जी सर इस दिन जो बात होती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कहेंगे ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, तो भाई ये वही उद्देश्य प्रस्ताव होता है जो आगे चलकर उद्देशिका का रूप ले लेता है। जो आगे चलकर क्या करता है, यही उद्देशिका का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। तो भाई अब हम अभी प्रस्तावना की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारा संविधान होता है यह पूरी तरह से बनकर तैयार कब होता है। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है वह कब होती है, तो अंतिम बैठक जो होती है भाई, ठीक है, तो कहेंगे 24 जनवरी 1950 को हो गई थी। ठीक है, हमारा संविधान जो पूरी तरह से कब बनकर लागू होता है यह भी ध्यान देने वाली बात होती है। ये अभी आपके एग्जाम में पूरी तरह से पूछा जाता है, तो आप बताते हैं, कहते हैं कि जब पूछा जाता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू होता है, तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, कैसे, तो कहेंगे कि आंशिक रूप से। ठीक है, यानी कि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, तैयार भी हो गया था। हमारा संविधान कब तैयार हुआ था, तो हमारा जो संविधान तैयार हुआ था वह 26 नवंबर को हो गया था, मगर उसको लागू करने की जो डेट होती है बेटा वह दूसरी हो जाती है। उसको लागू करने की जो डेट होती है, पूर्ण रूप से जो लागू करने की अगर बात पूछा जाता है, जबकि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होता है, तो पूर्ण रूप से लागू की अगर बात करता है, तो पूर्ण रूप से लागू की अगर बात करता है तो आप कह देते हैं कि सर पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है समझ गए होंगे। तो एक बार लाइक करके शेयर भी करते चलिएगा। बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हम बात आपको कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो आगे आगे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ बात और आपको देखना होगा कि जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां हुई। तो कहेंगे कि हमारे संविधान को बनने में, संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था। तो कह देते हैं कि तैयार होने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। कितना? 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का पूरा टोटल समय लगा था हमारे संविधान को तैयार होने में, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें कहेंगे क्या क्या, तो आप इसकी खासियत देखेंगे। 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। अब इनकी बेटा क्या कर दी गई है, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या क्या कर दी गई है, धीरे धीरे बढ़ा दी गई है, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं 12 अनुसूचियां हो गई, 25 भाग हो जाते हैं, आपको देखेंगे 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं गणना की दृष्टि से। क्या हो जाते हैं? तो आप कहते हैं कि सर गणना की दृष्टि से। जी भैया बिल्कुल गणना की दृष्टि से, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं बेटा, यहीं पर जब हमारी बात हो रही थी हम लोग सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक सेकेंड, ठीक है। जो हमारी दूसरी टॉपिक होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि प्रीएम्बल। क्या कह देते हैं? प्रीएम्बल। भाई प्रस्तावना के बारे में जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ये इसका विचार कहां से लिया गया है, तो कह देते हैं विचार जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो कह देते हैं कि अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और उसके बाद अगर भाषा की चर्चा की जाती है भाई, तो अगर भाषा की चर्चा की जाती है तो भाषा की अगर बात करेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है बेटा? तो आप कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह बात आपको क्लियर हो गई। हम बात करते हैं कि प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना में एकमात्र अब तक संशोधन हुआ है, ठीक है। आप एक नोट करके लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके माध्यम से 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे कि यानी कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार हुआ है। वह कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? संविधान संशोधन जो होता है ये 1976 में होता है। इसी के माध्यम से 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, तो आप क्या बता देते हैं? तो देखिएगा प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, इसके बारे में यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आप कहेंगे कि यहां पर 2 केस देखने को मिलती है। क्या करने को मिलती है? 2 केस देखने को मिलती है। पहली बात तो यह होती है कि पहली एक होती है बेरुबारीवाद, ठीक है ना। बेरुबारीवाद
ये कब हुआ था? तो ये 1960 में होता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं होगा, इसलिए संशोधन नहीं होगा। बट यही न्यायालय एक बार देखेंगे, केस आती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केस होती है 1973 में। कब होती है? 1973 में। यहां पर कहा गया कि नहीं भाई, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। अगर संविधान का भाग है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें संशोधन भी होगा। यह क्या है? इसलिए यह क्या है? यह संशोधनीय है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या किया जा सकता है? इसलिए संशोधन किया जा सकता है। और इसी केस में यहीं पर देखेंगे क्या कर दिया जाता है। यहीं पर देखेंगे कि मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यहीं पर क्या किया जाता है? मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, यानी कहा गया कि आप संविधान में कहीं पर भी संशोधन करेंगे, मगर जहां पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जहां पर इसका मूल ढांचा पाया जाएगा, वहां पर आप संशोधन नहीं कर सकते। यह बात यहीं पर कह दी गई है। बाबू, प्रस्तावना की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो ये प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना को, है ना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग यहां पर अच्छे तरीके से ध्यान से समझते चलेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे। यहां से भी आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी, हमें पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हो। चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए चलें आगे। अब आगे अगर हम बात कर रहे होते हैं आपसे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नागरिकता की टॉपिक तीसरी है ना, टॉपिक 3 नागरिकता की बात करेंगे हम आपसे। किसकी बात करेंगे भाई? तो आपसे हम बात करेंगे नागरिकता की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। तो भाई नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो आप कहेंगे भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? ब्रिटेन से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है ना, यानी सिंगल सिटीजनशिप होती है। हम बात करते हैं कि किस भाग में रखते हैं इसको, तो हम लोग कह देते हैं कि जो भाग है नागरिकता की अगर बात करते हैं, तो ये जो भाग है, भाग जो होती है बेटा, यह 2 हो जाती है। भाग जो होती है ये 2 हो जाती है। अनुच्छेद कहां से कहां तक चलता है भाई? तो कह देते हैं कि सर जो अनुच्छेद की जब आप बात कर रहे होते हैं, तो अनुच्छेद जो होता है वह 5 से 11 तक में चलता है। ठीक है ना, ये चलता है। ठीक है, और हमारे भारत में अगर नागरिकता से संबंधित अगर बात करते हैं, तो 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है। ठीक है, कितने प्रकार से? तो आप कह देते हैं कि 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। ठीक है ना, कितने प्रकार से? तो कहेंगे कि 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है भारत में, अगर नागरिकता की बात कर रहे होते हैं तो। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताई जा रही है, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछी जाती है।
और ये वही टॉपिक बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, वह 12th में भी आती हैं, 11th में भी आती हैं, इसलिए हम इन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होती है हम लोग बात कर लेते हैं बेटा मौलिक अधिकार की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? बात कर लेते हैं बेटा मौलिक अधिकार की। ये मौलिक अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बेटा कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या कह देते हैं? फंडामेंटल राइट्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ये जो होता है भाई टॉपिक नंबर 4, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपसे जब पूछा जाता है तो देखेंगे भारतीय संविधान के भाग जो होता है भाई 3 में हो जाता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक चलता है? तो कहते हैं कि 12 से 35 तक में। कहां पर? 12 से 35 तक। अब उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा आप सभी लोग यहां पर, कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो क्या कहेंगे? कहेंगे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? तो आप कह देते हैं कि 7 थी। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है भाई, यानी कि पहले 7 हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं? अब उसके बाद 6 बचेंगे। पहले 7 होते थे, अब कितने बचेंगे? तो कहेंगे कि वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से बेटा देखते हैं। पहला जो होता है समानता का अधिकार होता है। क्या होता है भाई? समानता का अधिकार। आर्टिकल जो होता है भाई 14 से 18 तक। दूसरा हो जाता है भैया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक चलता है बेटा? तो कह देते हैं कि 19 से 22 तक। ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक चलता है? 23 व 24। उसके बाद अगला कौन सा हो जाता है भाई? कह देंगे चौथा हो जाता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। ठीक है, ये हो गए इतने अभी। और उसके बाद पांचवा कौन सा हो जाता है? तो कह देते हैं कि सर पांचवा जो हो जाता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30, ठीक है। और छठा जो होता है यह हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो बेटा किस अनुच्छेद में होता है, तो कहते हैं कि सर ये अनुच्छेद जो होता है, ये जो अनुच्छेद होता है, ये 32 हो जाता है। बेटा अनुच्छेद 32 के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 32 के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइए हम उस पर बात करते हैं। इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा या हृदय से संबोधित करते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय अंबेडकर जी के अनुसार किसे कहा गया है, तो कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो आत्मा या हृदय अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है ना। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बातें होती हैं बेटा, अगर मौलिक अधिकारों की अगर बात करते हैं कि अगर इनका उल्लंघन होता है, तो इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप क्या करते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट जाना होता है तो आप हाई कोर्ट के लिए जाते हैं, अनुच्छेद जो हो जाता है बेटा ये कौन सा हो जाता है, तो 226 हो जाता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आप यहां पर अभी देखे हैं, ठीक है। ये बात अभी आप देख रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। यहां तक हम लोग 4 टॉपिक कवर किए जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। आइए 5वीं टॉपिक हम बात करते हैं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टॉपिक 5, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या कह देते हैं भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसी को बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग कह देते हैं डीपीएसपी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भी एक पार्ट होता है, डीपीएसपी की बात करते हैं। तो जो डीपीएसपी होता है बेटा, ये डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो डीपीएसपी कहेंगे कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किस भाग में है, तो कह देंगे कि भाग जो होता है, भाग है ये 4। कौन सा भाग है, तो कहेंगे कि सर भाग जो होता है ये 4 हो जाता है। अनुच्छेद कौन सा होता है, अनुच्छेद कह देंगे 36 से 51 तक में है, ठीक है। कहां से है, 36 से 51 तक में है। इसके उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। यानी कि अर्थात राज्य को दिया गया निर्देश है, क्या है भाई, राज्य को दिया गया निर्देश है, ठीक है। राज्य को दिया गया क्या है, निर्देश है, जिसमें कहा गया है राज्य क्या करेगा, जिसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, अपने जनता को, अपने लोगों को वह क्या करेगा, तो उनके लिए क्या करेगा, यहां पर यह भोजन की व्यवस्था करेगा, भोजन, आवास, पेयजल
रोजगार, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखेंगे रोजगार के साथ साथ देखेंगे कि जैसे भोजन, आवास, पेयजल, रोजगार, शौचालय आदि, ठीक है ना, शौचालय आदि की क्या करेगा, इनकी व्यवस्था करेगा, ठीक है, जनता तक पहुंचाएगा। कौन? राज्य। राज्य को कहा गया है कि क्या करेगा, यह जनता की भलाई के लिए, यानी जनता के हित में, यह जनता को खुशहाल रखने के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को क्या करेगा, यह जनता तक उपलब्ध कराएगा। यह हमारे डीपीएसपी में बेटा बात की गई है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप कि आप हमारी बात समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी करते चलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बहुत अच्छा बेटा, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। आइए अगली टॉपिक की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अगली जो टॉपिक होती है उस टॉपिक पर अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो जो हमारी छठी टॉपिक हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक 6, ठीक है ना। मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, तो आप कह देंगे कि सर मूल कर्तव्य, हाँ मूल कर्तव्य बहुत आता है। मूल कर्तव्य जिसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात होती है भाई, तो ये क्या है इसको देखते हैं। तो कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहां से ली गई है, तो आप कहेंगे कि यह पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, रूस, जो आज रूस कहते हैं आप लोग, रसिया से लिया गया है, लिया गया है। यह किस भाग में है, तो कह देंगे कि सर भाग जो है 4 का क हो जाता है। अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद जो होता है 51 का क हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका ये उद्देश्य क्या होता है, तो कहेंगे कि यह नागरिकों को दिए गए आदर्श नियम है। क्या है भाई, आदर्श नियम है, ठीक है। कहेंगे यस सर क्लियर है बात। अब यहां पर कहेंगे कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, ठीक है। कहेंगे कि मूल संविधान में, तो कहेंगे कि मूल संविधान में इनकी संख्या एक भी नहीं थी, मूल संविधान में ये बिल्कुल भी नहीं थे, मूल संविधान में एक भी नहीं थे। कहेंगे तब कैसे, तो कहेंगे कि सर इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, तो संविधान में संशोधन किया जाता है, फिर उसके बाद इसको जोड़ा जाता है। तो भाई कहेंगे कि ठीक है सर संविधान में संशोधन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, तो कहेंगे कि जी 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन जो होता है, अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। कहेंगे सर जोड़ा गया तो ये कितना जोड़ा गया, तो कहेंगे कि 10 जोड़ा गया, मगर वर्तमान में 11, ये 11 कहां से आ गए, तो भाई उस समय 10 जोड़ा गया था, एक और जोड़ दिया जाता है जो 11वां जोड़ा जाता है बाद में चलकर। एक 11वां जोड़ा जाता है कब, तो कहते हैं कि एक 11वां जोड़ा जाता है, वह कब चलकर जोड़ा जाता है, तो 11वां जो जोड़ा जाता है, 11वां कब जोड़ा जाता है, तो कह देते हैं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें प्रावधान क्या है, तो इसमें जो प्रावधान है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक क्या करेंगे, अभिभावक मतलब माता पिता,
शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। ठीक है, यह बात की गई है। जब ये जोड़ा गया था तो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था भाई? ये अभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वो समिति होती है जिसकी सिफारिश पर इसको जोड़ दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। तो कहते हैं कि सर इसको जोड़ा जो जाता है, कह देते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। तो ये बेटा कुल मिला के वर्तमान में कितने हैं? तो कह देंगे कुल वर्तमान में मिलाकर जो है हमारे मूल कर्तव्यों की जो संख्या हो जाती है वर्तमान में 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? तो कह देते हैं कि सर टोटल जो मिलाकर हो जाती हैं वह हो जाती हैं हमारे कुल 11 हो जाती हैं। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 7। ठीक है, टॉपिक 7 हम लोग बात कर देते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है भाई, क्या करते हैं? राष्ट्रपति, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या कह देते हैं? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पदाधिकारी होता है। देखेंगे कि देश का जो देखेंगे कि संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? तो जो संवैधानिक प्रमुख होता है भाई वह जो होता है हमारे देश में वह राष्ट्रपति ही होता है। कभी पूछा जाएगा कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है या राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो आप कह लेते हैं कि राष्ट्रपति हो जाता है। कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कहते हैं कि वास्तविक प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? तो जो वास्तविक प्रमुख होता है अगर उसकी बात करते हैं तो वह प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाता है? तो कहते हैं प्रधानमंत्री होता है। ये बात क्लियर हो गई ना? ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर भाग 5 के अंतर्गत ये जो सारी चीजें की गई हैं राष्ट्रपति के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति की जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा तो देखेंगे कि आर्टिकल 52 में, ठीक है ना, क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, भारत का कौन होगा प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत की इसके उल्लेख की गई है अनुच्छेद 52 में। यहीं पर अनुच्छेद 53 की जब बात कर लेते हैं तो आर्टिकल जो होता है 53 में जब बात करते हैं तो देखते हैं कि 53 में जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। उनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा, इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है ना, ये बात हो जाती है। अब 54 में क्या किया गया है? 54 में इनके रीति की बात की गई है। इनके निर्वाचन में कौन से लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात पूछा जाता है तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं? तो आप कह देंगे, कहते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित
सदस्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अब इनका निर्वाचन होता कैसे है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे कि इनका जो निर्वाचन होता है ना, इनका जो निर्वाचन होता है, कहते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अप्रत्यक्ष एवं गुप्त रीति से होता है। अप्रत्यक्ष एवं गुप्त रीति से होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम यहां पर आपको ये सारी चीजें बताए हैं। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? कहेंगे जी सर एकदम क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। अब राष्ट्रपति का जो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल के बारे में बेटा ध्यान देते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वह कितने समय का होता है? तो कह देंगे कि कार्यकाल जो होता है वह 5 साल का होता है। सर कितने समय का? 5 साल का। उसके बाद बेटा अगर आपसे कभी पूछता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए इनकी, तो आप इनके योग्यता के बारे में भी लिखते चलते हैं, ठीक है ना। योग्यता जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, तो आप योग्यता के बारे में कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो आयु जो न्यूनतम आयु जो होती है वह कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ देखेंगे कि किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है ना। लाभ के पद पर न हो, ये सारी चीजें न हो, ठीक है। ये जो कुछ चीजें हैं जो आप राष्ट्रपति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अच्छे से देख गए होंगे, समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से लगा ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है, तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। क्या होता है? महाभियोग, इंपीचमेंट कहा जाता है। यानी कि महाभियोग वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग कहलाता है। कहेंगे हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। महाभियोग में भाग लेने वाले कौन से लोग होते हैं? जब महाभियोग की जब हटाए जाने की प्रक्रिया होती है तो इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो कहेंगे कि इसमें भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं? तो कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो
चाहे मनोनीत हो। ठीक है बेटा, ये सभी लोग इनके इंपीचमेंट में यानी महाभियोग में भाग लेते हैं जब इन पर महाभियोग लगाने की बात करते हैं। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई, आगे चलें। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है हम लोग का। अब हम देखते हैं संसद के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। संसद, संसद की बेटा जब हम बात करते हैं तो देखिएगा ये क्या होती है, संसद होती है। संसद की बात करते हैं तो संसद के जो अंग होते हैं 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, और कौन हो जाता है भाई, तो कह देते हैं कि सर लोकसभा। तो आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कि संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा होती है। ठीक है, अंग की अगर बात करता है तो कहेंगे संसद के 2 अंग होते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, तो आप कह देंगे कि राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। एक क्या होती है, लोकसभा होती है। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, इसका जब अनुच्छेद की बात करते हैं तो सरला, स से हो जाती है संसद, र से हो जाती है राज्यसभा और ल से हो जाती है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। आर्टिकल बेटा कभी पूछेगा तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। ठीक है, यह आप बता ले जाएंगे कभी भी अगर आपसे पूछता है तो। और यहां पर इसके बारे में कहेंगे कि राज्यसभा जो होती है इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को वृद्धों का सदन कहते हैं, वृद्धों का सदन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शिक्षितों का सदन भी कहते हैं, शिक्षितों का सदन कहते हैं। यह क्या है, एक अस्थाई सदन है। क्या है भाई, यह एक अस्थाई सदन है। और हम इसकी अगर बात करते हैं तो अगर हम इसके लिए चर्चा करेंगे तो आप कह देंगे कि क्या है, यह युवाओं का सदन है, युवाओं का सदन है ना, अस्थाई सदन है। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बातें हैं। अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो कहेंगे कि न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके लिए तो कहेंगे कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका देखेंगे कि अनिश्चित कार्यकाल, कार्यकाल जो होता है इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और इसके कार्यकाल की अगर बात करते हैं बेटा तो इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। तो इस प्रकार यह आपकी संसद थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से टेकल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इन प्रश्नों को, यानी कि ये 7 इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक थी जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं तक हम रखेंगे। इन 7 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके ये 11th में भी आएंगी, ये टॉपिक आपके 12th में भी आएंगी। ये टॉपिक हर बार आती हैं आपकी, हर बार इसमें आप देखेंगे जितना बताएं इसमें से सभी टॉपिक ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, 11th में आएंगी, 12th में 100% आएंगी। आगे जाके आप पुलिस, SI, SSC, बैंक, रेलवे, दरोगा देते हैं वहां पर भी आएगी, अगर UPSC BPSC करते हैं वहां पर भी आएगी, है कि नहीं। तो आप अच्छे से इस संविधान के जो 7 टॉपिक बेटा हम आपको भी बताए हैं, इन सभी टॉपिक को आप क्या करेंगे, एक बार खूब अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। हमने आज जो टॉपिक बताया आपको संविधान सभा से शुरू किया है, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP, राष्ट्रपति, संसद, जिसके बारे में हमने आपको सारी चीज़ संविधान सभा से शुरू किया, आपको हमने संविधान की अंतिम बैठक तक ले गए। उसके बाद हम आपको प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाएं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखें हम लोग। फिर नागरिकता क्या होती है, नागरिकता से संबंधित बातें हमने किया आपसे। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, एक पॉइंट ये भी होती है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद बेटा क्या हो जाती है, इसके बारे में हमने बताया कितने मौलिक अधिकार हैं,
फिर हम बताएं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इनके बारे में हमने आपको अच्छे से अवगत कराया। ये सारी चीजें आपने देखा। और उसके बाद आप यहाँ पर मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को भी बहुत अच्छे से देखे हैं। और उसके साथ ही साथ बेटा आपको हमने राष्ट्रपति से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए हैं जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। यकीन मानिए, लिख कर रख लीजिए, ये घंटे की क्लास में आप चाहेंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, 50 नंबर लेकर आएंगे। हम लिख कर देते हैं, मौखिक बोल रहे हैं, यूट्यूब पर आप लिख के रख लीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो 50 नंबर 100 में आपको आज की 1 घंटा की क्लास से मिल जाएगा, अगर मन से कर लेंगे तो। यहाँ पर हमने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात किया, महाभियोग की बात किया है, और उसके बाद हमने अंत में संसद के बारे में वही बातें की हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं। आपने देखा होगा मॉडल पेपर में 100 में से 92 क्वेश्चन संविधान से आया था। वैसे संविधान की क्लास हम 2 यूट्यूब पर मैराथन भी ले चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, पहला था, एक कल अभी लिए थे 4-5 घंटे तक तकरीबन कल भी लिए थे, है ना। तो कल 5 घंटे लिए थे, इसके पहले भी एक दिन 4 घंटे लिए थे। तो ये दोनों क्लासेज आप देख लेंगे तो भी आप 100 में 92 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर 92 आता है। यहाँ पर भी कर लेंगे तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे एक क्लास के 1 घंटे के लेक्चर में इसमें, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कर दिया, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। और फिर अगली क्लास हमारी ऐसे ही फिर मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच बेटा।